Hello students, how are you all? So in the last class we have discussed about the money and money supply, and in today's class we will be discussing about the banks, basically commercial banks and central bank, that is RBI, and their functions, and how commercial banks create money in economy and how RBI controls the credit multiplier or money creation of commercial banks in an economy. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंक्स क्या होती हैं, फिर बैंक किस चीज़ को कहते हैं। तो बैंक बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है किस में, मनी में जो डील करता है। और साथ ही साथ में हम बैंक को किसी नाम से जानते हैं। बैंक बेसिकली दो मेनली काम करता है, वो क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स। क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन ग्रांट करते हैं। क्या सिर्फ बैंकों का यही दो काम है, क्या बैंक इसके अलावा भी कोई काम करता है? तो आज की इस क्लास में हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो इन ब्रॉडली वी क्लासिफाई, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को ही हम यहाँ पर जानेंगे और उन्हीं के मीनिंग्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। जब भी हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, लाइक SBI, लाइक PNB पंजाब नेशनल बैंक, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह की HDFC बैंक, इन सब बैंक्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेनली जानना है कि कमर्शियल बैंक्स के दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। बेसिकली वो कौन कौन से हैं? आपका सबसे पहला है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, यानी डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, और लोन ग्रांट करना। ओके, तो कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक लोन्स देता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स एक्सेट्रा टू इट्स कस्टमर्स। उसको हम क्या कहते हैं, एक कमर्शियल बैंक कहते हैं। बेसिकली दो चीज़ों के लिए मेनली कमर्शियल बैंक जाने जाते हैं, जिनको हम उनके प्राइमरी फंक्शंस भी कहते हैं। वो है आपका डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, पब्लिक से, आम जनता से अकाउंट ओपन करके उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, और लोन्स प्रोवाइड कराना आम पब्लिक को। तो बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस हैं? सबसे पहले जब प्राइमरी फंक्शंस की हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस में हमारा आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो भी लोग अपने अकाउंट में पैसा जमा कराने जाते हैं उन पैसे को वो एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास सेव करके रखते हैं या फिर डिपॉजिट करके रखते हैं। दूसरा क्या है, लेंडिंग मनी का मतलब है लोन के तौर पर आम पब्लिक को, जो नीडी पीपल हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर फार्मर्स हैं, जो भी हैं, उनको एक इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन प्रोवाइड करा देता है। बेसिकली ये मेन एसेट है। ये क्या है, एक मेन एसेट है किसका, एक बैंक का, जिससे वो पैसा अर्न करती है। क्लियर है? तो दूसरा फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन की बात की जाए तो मनी लेंड करती है या फिर आपके लोन्स या फिर एडवांस देती है। नेक्स्ट बात करें तो थर्ड प्राइमरी फंक्शन को आप कह सकते हो बिल डिस्काउंट। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज की यहाँ पर बात हो रही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है एक बैंक जो है, ये काम भी करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक्स की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली जो आपका मेन टॉपिक है या आपका CUT के रिगार्डिंग मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपका कमर्शियल बैंक्स के मीनिंग और फंक्शंस हैं, या फिर आप कह सकते हो RBI या सेंट्रल बैंक के मीनिंग एंड फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। बताइए इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, या फिर इनमें से जो फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। क्लियर है? सो प्राइमरी फंक्शंस तीन हैं, कौन कौन से हैं? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, एडवांस करना, लोन्स प्रोवाइड कराना, एंड द बिल्स डिस्काउंट करना। एक बात याद रखिए, अगर ऑप्शन में बिल डिस्काउंटिंग ना हो तो याद रखिएगा ऑप्शन में मेन दो फंक्शन जो हैं वो आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, बेसिकली डिमांड डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं, और एडवांस करना या फिर लोन प्रोवाइड करना, ये दो भी हो सकते हैं। आप ये दोनों को ही करेक्ट करोगे। सेकेंडरी फंक्शंस की बात की जाए तो सेकेंडरी फंक्शंस हैं जो मेन फंक्शन के अलावा एक सब्सिडरी फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स करती हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्रांटिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स ग्रांट लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर्स। क्या करती है? लेटर्स ऑफ क्रेडिट देती है,
सेफ कस्टडी ऑफ एसेट्स, एसेट्स आप कोई भी एसेट्स हैं एज अ लॉकर के तौर पर उनकी सेफ कस्टडी रखती है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग करती है, कंज्यूमर्स को क्या करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। साथ साथ में एजुकेशनल लोन्स भी जो है बैंक्स प्रोवाइड कराती हैं। कौन सी बैंक्स? बेसिकली कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो होती हैं जो बिजनेस करती हैं, जो फॉर्म करती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ओके, नाउ लास्ट में अदर फंक्शंस, और कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसको हम टर्शरी फंक्शन भी कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? ड्राफ्ट्स इशू करते हैं लाइक डिमांड ड्राफ्ट्स एंड ऑल कस्टमर्स को। दूसरा लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, लॉकर फैसिलिटीज भी कुछ बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट, डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से डील करना होता है। मेनली जो फॉरेन एक्सचेंज अपने पास होल्ड कर सकता है वो कमर्शियल बैंक्स नहीं है, ना ही कोई आम इंडिविजुअल पर्सन है, ना ही कोई कंपनी है। जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकता है वो सिर्फ कौन है? वो ओनली सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई है। और कौन कौन से अदर फंक्शंस जो है कमर्शियल बैंक्स करती हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराती हैं एंड अंडर राइटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं हमारी कौन? कमर्शियल बैंक्स। तो ये कुछ फंक्शंस थे, याद रखिए। मेन फंक्शंस पे ज़्यादा याद रखना है आपको, जो उनके प्राइमरी फंक्शंस हैं। बाकी सब्सिडरी फंक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए और याद रखिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इस पर। क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओके, तो यही था, इतना ही था सिलेबस पर्सपेक्टिव से हमारे कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1, 1935 को स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? फर्स्ट कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था। नेशनलाइज्ड कब हुआ था? नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में। और अभी करंटली कहाँ पर सिचुएटेड है? मुंबई में अभी आरबीआई जो है आपका सिचुएटेड है। एक बात और, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स का अगर हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लाइक बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई है। ओके, तो आप वहाँ पर मुंबई मार्क कर देंगे। अब सेंट्रल बैंक होती क्या है? सेंट्रल बैंक बेसिकली होती है द हेड ऑफ ऑल बैंक्स, या फिर यू कैन से द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, जो हर बैंक्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कराती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है, उनको बताती है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सुपरवाइज करती है उनको, फैसिलिटेट करती है उनको आगे के फंक्शंस करने के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं कि आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक क्या है? एक एपेक्स बैंक है सभी कमर्शियल बैंक्स का। एपेक्स बैंक में तो जो सबसे टॉप मोस्ट बैंक है। ओके, तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। क्वेश्चन आ सकता है विच बैंक इज द एपेक्स बैंक इन द बैंकिंग सिस्टम, तो कौन सा है आपका? सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स बैंक है। दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। क्या करता है? एक देश के जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, जितनी भी बैंक्स है, सबको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, दैट इज आरबीआई कंट्रोल करती है। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। नोट इशू करती है और कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। वो कैसे करती है हम इस क्लास में जानने वाले हैं आगे कि कैसे आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट की बैंक एंड मैनेजेस फॉरेक्स। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, या फिर यू कैन से फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी को हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ओके, तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो बेसिकली 7 फंक्शंस हैं आरबीआई के जो ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं या जिनके बारे में मेनली बात की जाती है। सबसे पहला क्या है जो हम सभी जानते हैं, इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कौन इशू करता है। तो सबसे पहले क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉइन्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। क्यों? कॉइन्स को कौन इशू करता है? कौन इशू करता है कॉइन्स को? अगर एक इकोनॉमी में कॉइन्स को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ओके, क्लियर है? नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। और कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं। इसलिए आरबीआई के फंक्शंस में हमने सिर्फ लिखा है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट को अगर लोन लेना है तो किसके थ्रू लेगी? आरबीआई के थ्रू लेगी। गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराना है तो किसके थ्रू करेगी? आरबीआई के तरीके। गवर्नमेंट को किसी स्कीम को फंड करना है तो किसके थ्रू करेगी?
आरबीआई के थ्रू करेगी। गवर्नमेंट को इनकम रिसीव करनी है टैक्सेस के या फिर किसी और चीज़ की वजह से, तो किसके थ्रू करेगी? आरबीआई के थ्रू करेगी। जैसे हम जो है सारी चीज़ें लोन लेते हैं तो बैंक के थ्रू लेते हैं, अपनी कोई ईएमआईज पेमेंट करते हैं तो बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बैंक के थ्रू करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट भी सारी चीज़ें बैंक के थ्रू करती है, लेकिन कौन सी बैंक के थ्रू? वो करती है आरबीआई के थ्रू। गवर्नमेंट को अगर कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सब कहाँ से करती है? आरबीआई के थ्रू ही वो सारी चीजें करती है। इसीलिए हम आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं, कि गवर्नमेंट की कौन सी बैंक है? आरबीआई है जो गवर्नमेंट की बैंक है। याद रखिए हम यहाँ पर बैंक की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी लोन। बैंकर्स बैंक का मतलब है जैसे कि एक आम आदमी बैंक से सारी डीलिंग्स करता है, लेन देन करता है, लोन लेता है, डिपॉजिट करता है, सेम वे में कमर्शियल बैंक्स भी, कौन सी बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स ही, या फिर बाकी की जितनी भी बैंक्स हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो लाइक नबार्ड एंड आईडीबीआई एंड सिडबी, ये डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं ये भी किसके थ्रू सारी ट्रांजेक्शंस करती हैं? वो है आरबीआई के थ्रू करती हैं। किसके थ्रू करती हैं? आरबीआई को लोन लेना है तो आरबीआई से लेना है, इन्वेस्टमेंट तक करना है, डिपॉजिट्स करने हैं तो आरबीआई को ही करना है, इसलिए इसको हम कहते हैं बैंकर्स बैंक। एंड द नेक्स्ट वन इज सुपरवाइजरी रोल। इसका मतलब सुपरवाइजरी रोल का मतलब है देख रेख करना कि कौन बैंक कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है इन इंडिया में, एक इकोनॉमी में, वो कैसे वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें कौन देखती है? ये भी आरबीआई ही देखती है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसको समझने के लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप चोरी छुपे घर से अपने पापा के पिलो के नीचे से कार की चाबी उठाए, चुपके से बगैर घर पर किसी को बताए चुपके से आप कार को लेकर चले गए और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। रास्ते में क्या हुआ? आपकी कार ठुक गई, ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी कार का क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, उसमें डैमेज आ गया। क्या आ गया? बहुत सारा डैमेज। अब आपको डर है कि अगर मैं घर ऐसी कार लेके गया तो पापा बहुत ही डांटेंगे, बहुत ही लड़ेंगे, या फिर हो सकता है हाथ भी उठा दे, मार भी दे। तो आप क्या है उसको मैकेनिक पर लेकर जाते हो। जब मैकेनिक के पास लेकर जाते हो तो वहाँ पर जो मैकेनिक है वो कहता है 5000 रुपीज़ यहाँ पर लगेंगे आपकी कार को रिपेयर करने में। आप सबसे पहले क्या करते हो? दोस्तों को ट्राई करते हो, दोस्तों से फ़ोन करते हो, ठीक है। फ़ोन करोगे क्या? यार पैसे चाहिए, कार एक्सीडेंट हो गई। तो वो दोस्त क्या बोलेगा? नहीं, नहीं है मेरे पास पैसे, है कि नहीं? हाँ, हो सकता है आपके दोस्त बड़े अच्छे हों, लेकिन नॉर्मली मान लेते हैं दोस्त के पास पैसे नहीं, उसने मना कर दिया। फिर आप क्या करोगे? रिलेटिव से कांटेक्ट करोगे। किससे कांटेक्ट करोगे? रिलेटिव से कांटेक्ट करोगे। रिलेटिव से कांटेक्ट करते हो, रिलेटिव भी मना कर देते हैं। फिर लास्टली आप अपने भैया से या फिर कजिन ब्रदर से या फिर आप कह सकते हो अपनी सिस्टर से कांटेक्ट करते हो, वो भी मना कर देते हैं। अब लास्ट में आपके पास क्या ऑप्शन रहा? कि आप 2 थप्पड़ खा लें, थोड़ी डांट सुन लें, लेकिन फादर के वो सारी चीज़ एज इट इज़ बता दें, वो काम कर देंगे, आपको लास्ट में वो पैसा दे देंगे कार को बनाने के लिए, प्रिपेयर उसको रिपेयर करने के लिए। ऐसा ही है कि नहीं है? द सेम वे बैंक्स, आरबीआई भी क्या करता है, जब कमर्शियल बैंक्स इधर से उधर पूरी मार्केट में घूम लेते हैं लोन लेने के लिए, क्या करने के लिए? लोन लेने के लिए। कभी इधर चले गए उस बैंक के, उसने मना कर दिया, प्राइवेट इन्वेस्टर के पास चले गए, उसने मना कर दिया, तो आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि छोड़ो, मेरे पास आओ। क्या है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा फादर हूं, मेरे पास आओ, मैं तुमको लास्ट में लोन दूंगा। तो इसी उसको फंक्शन को हम कहते हैं लेंडर। लेंडर का मतलब है देने वाला। ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक्स को मार्केट से पैसा ना मिले, किसी भी बैंक को जब मार्केट से पैसा ना मिले, तो आरबीआई उनको फंड या फिर पैसा देने या फिर एडवांस देने के लिए रेडी रहता है। उसी फंक्शन को हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। क्या होती है? फॉरेन करेंसी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल, ना कोई कंपनी, ना कोई कमर्शियल बैंक या फिर नॉन कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, यानी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में अपने पास एक बड़ा अमाउंट रख सके, अपने पास पैसा रख सके। ये कस्टोडियन या फिर किसके पास अथॉरिटी है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो फॉरेन करेंसी का स्टॉक जो है अपने पास रख सकती है। ओके, नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मान लीजिए आपने मुझको पेमेंट करनी है,
ओके चेक के थ्रू आप मुझे पेमेंट करते हो, मेरा अकाउंट SBI में, आपका अकाउंट HDFC बैंक में, आपने चेक बनाया HDFC बैंक का मेरे नाम का, तो मैं वो कहाँ पर ले जाकर डिपॉजिट करूँगा, SBI में डिपॉजिट करूंगा जहां पर मेरा अकाउंट है, ऑब्वियसली मैंने उसमें डिपॉजिट किया। SBI क्या करती है, उसको क्लियर करने के लिए फिर से आपकी बैंक यानी HDFC बैंक को कांटेक्ट करती है, पूछती है देखो ये चेक आया है हमारे पास, इस अकाउंट का है, क्या उस अकाउंट में उतने पैसे हैं। HDFC क्या करता है, वो अकाउंट वेरीफाई कर कर उसमें से उस अमाउंट को क्लियर कर कर दे देता है, वो चेक फिर से SBI के पास आता है और SBI वो पैसा जो HDFC ने क्लियर किया था उसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पर हम दोनों के यानी आपके बीच और मेरे बीच जो ट्रांजैक्शन हुई या फिर चेक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुई, उस चेक को क्लियर किसने किया, उस चेक को क्लियर किया दो बैंकों ने, कौन, SBI एंड HDFC बैंक्स ने। तो यहाँ पर क्लियरिंग का फंक्शन कौन कर रहा है, SBI या फिर कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर कर रही हैं। इसी तरह जब दो बैंकों के बीच में चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है, क्या होती है, चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है, वो चेक जो है RBI के पास चला जाता है, तो यहाँ पर वो क्लियरिंग का फंक्शन, उस चेक को क्लियर करने का फंक्शन, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का फंक्शन कौन करती है, RBI करती है। इसीलिए उस फंक्शन को हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? दो इंडिविजुअल, दो पर्सन्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन, जो चेक को क्लियर करती है वो कमर्शियल बैंक्स करती है। दो कमर्शियल बैंक में अगर चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको कौन क्लियर करता है, RBI क्लियर करती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, क्या है, मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, वो कैसे कंट्रोल, वो कौन कंट्रोल करता है, वो RBI कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है वो आगे हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि कैसे RBI जो है डिफरेंट मेथड से कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। बहरहाल यही आपके 7 फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसी तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा कमर्शियल बैंक्स का, कमर्शियल बैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट RBI के फंक्शंस हैं, तो प्लीज़ RBI के फंक्शंस को ध्यान से याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको RBI करती है, क्योंकि RBI का टॉपिक यहाँ पर मेन है, बैंकिंग सिस्टम है। क्लियर एवरीबॉडी? आपको एक और बात बता दूं लास्ट क्लास से, मनी सप्लाई कौन कौन का, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कौन कौन है, RBI, कमर्शियल बैंक्स एंड दी गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय RBI। जैसे मैंने कहा एक फंक्शन है RBI का कि वो मनी को कैसे कंट्रोल करती है, तो यही आज की इस क्लास में अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि RBI जो है वो मनी को कैसे कंट्रोल करती है एक इकोनॉमी में। अब इसके बेसिकली जब कंट्रोल ऑफ मनी की बात की जाए तो RBI जो है दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ले सकती है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं चेंज इन दी नंबर्स एंड रेट्स और नंबर्स में चेंज कर कर ऑटोमेटिकली वो नंबर्स में चेंज कर कर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेती है। क्वालिटेटिव मेजर्स में नंबर्स में फेरबदल नहीं होता है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर कर वो उसको कंट्रोल करती है। बहरहाल हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि RBI जो है मनी को कैसे कंट्रोल करती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्या करेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मैं यहाँ पर कंडीशंस ले लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले है बैंक रेट। अब बैंक रेट होता क्या है, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर RBI लोन प्रोवाइड कराता है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। कैसे लोन्स, क्विक लोन्स या फिर आपको इंस्टेंट लोन्स, तुरंत के तुरंत जो मिल जाए, इसमें कोलैटरल रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरी बात है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो बैंक रेट में क्या, रिफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। देने वाला कौन, RBI, लेने वाला कौन, कमर्शियल बैंक है लेने वाला। क्लियर है कि नहीं है? इट रिलेट्स टू इंस्टेंट लोन्स। इंस्टेंट लोन्स मीन्स वेरी क्विक लोन्स, फास्ट लोन्स, तो जब भी हो जाए इमीडिएट लोन्स रिक्वायरमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक विथ नो कोलैटरल, कोई कोलैटरल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जमानत रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड हाई इंटरेस्ट रेट। कौन सा इंटरेस्ट रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है। अब यहाँ पर कैसे कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। सपोज करो एक कंडीशन हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कंडीशन में मनी सप्लाई मार्केट में क्या है, ज्यादा है। ये सिचुएशन है
कि मनी सप्लाई मार्केट में क्या है, ज़्यादा है। ये ट्रीटमेंट, ये सिचुएशन है एक, ऑलरेडी मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने का मतलब है मनी सप्लाई को नीचे लेकर आना। अब आरबीआई क्या करेगी इसको नीचे लेकर आने के लिए? वो बीआर को कैसा इस्तेमाल करेगी? देखिए, बैंक रेट या फिर आप बीआर इसको कह सकते हो, बैंक रेट को वो हाई करेगी, कम करेगी? बताइए जरा आप, बैंक रेट को क्या करेगी, जरा सोचिए। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है आरबीआई लोन देती है जिस रेट पर, किसको? कमर्शियल बैंक्स को। अब देखिए आप यहां पर, बैंक रेट को अगर हाई करती है कौन? आरबीआई। जब आरबीआई बीआर को हाई करेगी, इंक्रीज करेगी, तो कमर्शियल बैंक्स को लोन कम लेंगी वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत हाई है। जब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? लोन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, लोन टू कमर्शियल बैंक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब लोन टू कमर्शियल बैंक्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लोन टू पब्लिक भी क्या करेंगे? ये पैसा कम है, लोन टू पब्लिक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लोन टू पब्लिक जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा? मार्केट में कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह जो आरबीआई है बैंक रेट से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज सिमिलर टू द बैंक रेट बट ऑल्सो अ डिफरेंस क्या है इसमें? रेपो रेट में बेसिकली एक तो इंस्टेंट लोन्स नहीं मिलती हैं, आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है, कोलैटरल रिक्वायरमेंट होता है, और कंपैरेटिवली यहाँ पर जो रेट्स हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो रेपो रेट भी सेम है, एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। लोन देती हैं ये भी किसको? कमर्शियल बैंक्स को। कौन? आरबीआई लोन देती है। ठीक है, कैसे? बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैसे लोन देती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करने के लिए इन ओपन मार्केट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीपरचेज रेट। क्या है ये? रीपरचेज रेट है। ये क्या करती है? लोन देती हैं ताकि वो मार्केट में जाकर सिक्योरिटीज को परचेज करें। नेक्स्ट, अब यहां पर आप बताइए यहां पर कैसे कंट्रोल करेगी? यहाँ पर कैसे कंट्रोल होगा आपका मनी सप्लाई? मान लीजिए मनी सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा है, तो बताइए रेपो रेट को क्या करेंगे? अगेन रेपो रेट को हाई कर देगा। जब रेपो रेट को हाई कर देगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पहुँचेगा। जब कमर्शियल बैंक के पास मनी कम होगी तो कमर्शियल बैंक से पास मनी कम होगी तो लोन टू पब्लिक भी वो क्या होगा? लोन टू पब्लिक भी क्या होगा? कम होगा। और लोन टू पब्लिक कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी। तो इस तरह क्या है, रेट को बढ़ाकर, चाहे वो बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मान लीजिए मनी सप्लाई मार्केट में कम है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। वो क्या करेंगे? आरआर या बीआर को कम कर देगी। जब आरबीआई कम करेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा जाएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा जाएगा तो वो पब्लिक को पैसा ज़्यादा लोन के तौर पर दे सकती हैं। जब पब्लिक के पास लोन के तौर पर पैसा ज़्यादा जाएगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स उल्टा, रिवर्स का मतलब उल्टा है रेपो रेट। पहले आरबीआई जो थी वो पैसे दे रही थी कमर्शियल बैंक्स को, अभी क्या करेगी? आरबीआई पैसे लेगी कमर्शियल बैंक से। क्या करेगी? द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रीपरचेज रेट। अब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर इस केस में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो बताइए रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर को मार्केट में क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जब इंक्रीज किया जाएगा इसको भी क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा। क्योंकि अब आप सोचोगे सर उसमें भी इंक्रीज इसमें भी। अब देखिए वहाँ पर लोन दे रही है तो इफेक्ट कमर्शियल बैंक, आप कमर्शियल बैंक हो, मैं आरबीआई हूँ, ऐसा सोचिए। अब कमर्शियल बैंक हो, अगर मैंने रेट बढ़ाया तो आप मुझसे इंटरेस्ट रेट अगर मैंने ज़्यादा किया तो आप मुझसे लोन लोगे, कम पैसा लोगे ना? ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा था। अब मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन, आपको लोन देकर पैसा कमाना है। आप कमर्शियल बैंक हैं, आपको लोन देकर पैसा कमाना है। अब मान लीजिए आम पब्लिक से ज़्यादा मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको हाई रेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सारा पैसा किसको दे दोगे? मुझे दे दोगे भाई, मेरे को इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि मैं हाई रेट दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो जब आप मुझे सारा पैसा दोगे तो पब्लिक को नहीं दोगे, पब्लिक को नहीं दोगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब आरआर यहाँ पर बढ़ेगा, आरआर बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स हैं
कमर्शियल बैंक लोन्स टू आरबीआई, लोन्स टू आरबीआई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लोन कमर्शियल बैंक्स का लोन टू आरबीआई बढ़ जाएगा तो लोन टू पब्लिक क्या हो जाएगा, लोन टू पब्लिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लोन टू पब्लिक कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, रिलेटेड चीज है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है अ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अ बैंक हैज टू save or bank has to keep it with herself or itself in the form of gold or silver or securities or you can say coins या फिर पेपर की फॉर्म में वो अपने पास उसको रखना है। It refers to the minimum percentage of banks total deposits required to kept with the RBI. It is fixed by the RBI and varied from time to time to regulate the supply of the money. ठीक है, अपने पास सॉरी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है क्या, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स सबमिट करना होता है किसको, आरबीआई को देना होता है। टोटल डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज जो, याद रखिएगा ये हमें वर्क करने वाला है कि मनी क्रिएशन कैसे करती है कमर्शियल बैंक्स, उसमें वर्क करेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर वो रेट होता है जिस रेट पर, जिस परसेंटेज पर आप टोटल कमर्शियल बैंक जो है टोटल डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक ने कितना डिपॉजिट किया है अपने पास, उसके पास डिमांड डिपॉजिट्स टोटल कितने आए, उसका कुछ पार्ट या फिर कुछ परसेंटेज या फिर कुछ तो उसमें से जो हिस्सा है वो आरबीआई को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, आरबीआई को सेंड करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं सीआरआर। उसके बाद ही वो अपने पास पैसा रख सकती है। अब बताइए मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो सीआरआर को गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बढ़ा देगी। जब सीआरआर को आर्मी बढ़ा देगी तो ज़्यादा पोर्शन जो है, ठीक है, लार्ज परसेंटेज जो है, लार्ज परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो किसके पास चला जाएगा, टू आरबीआई। जब लार्ज परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास चला जाएगा तो मनी रिमेन्ड विथ कमर्शियल बैंक्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, मनी विथ कमर्शियल बैंक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो लोन भी ये क्या करेंगे, कम ही देंगे। जब लोन कम देंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज को लेकर आरबीआई जो है कंट्रोल कर सकती है मनी सप्लाई को मार्केट में। ओके, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। लिक्विडिटी यानी जो मैंने आपको सीआरआर के केस में बताया था उसका ऑपोजिट है। यहाँ पर देना नहीं पड़ता है, यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर कमर्शियल बैंक्स को टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास सेव करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कॉइन्स और सिक्योरिटीज, अपने पास उसको जमा करके रखना पड़ता है। इमरजेंसीज के लिए अपने वोल्ट में रखना है, उसी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या फिर एसएलआर। एवरी बैंक हैज टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स यू कैन से कैश और कॉइन्स, और यू कैन से लिक्विड एसेट्स यहाँ पर लिखा नहीं, लाइक दिस केसेस आर कैश, गोल्ड और अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी आप उनको रख सकते हो। अब इस केस में भी सेम है, एसएलआर को भी क्या करेगा, अब उल्टा कर लेते हैं। एक केस ले लेते हैं जिसमें मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है। जब मनी सप्लाई मार्केट में कम है तो एसएलआर को क्या किया जाएगा, एसएलआर को घटा दिया जाएगा। जब एसएलआर को घटा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पोर्शन बचेगा अपने पास एज अ लोन देने के लिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। जब कमर्शियल बैंक्स के पास परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स राइज हो जाएंगे तो वो लोन भी क्या करेगी, हम पब्लिक को ज़्यादा देगी, और लोन ज़्यादा देगी तो पब्लिक के पास जब पैसा पहुंचेगा तो ऑलरेडी मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। ये मैंने सेकंड सिचुएशन ली है, पहले मैंने मार्केट में मनी सप्लाई को ऊपर रखा था, अभी मैंने कम रखा तो बढ़ाया है। ओके, एंड द लास्ट वन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वांटिटेटिव में आपके 6 ही हैं, लास्ट वन है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के आने का मतलब है कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के थ्रू मार्केट में ओपनली आकर अपनी सिक्योरिटीज को सेल या फिर परचेज करती है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में, अगर मनी सप्लाई मार्केट में क्या है, ज़्यादा है, और इसको कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी, सारी लिक्विडिटी अपने पास बुला लेगी। सारी लिक्विडिटी कब करेगी, सेल करेगी सिक्योरिटीज़ का, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़।
जब सेल ऑफ सिक्योरिटीज करेगी तो सब लोग क्या है, पब्लिक परचेज करेगी। जब पब्लिक परचेज करेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आरबीआई अपना सिक्योरिटीज बेच रही है तो सब लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। उनको तो सिर्फ एक पेपर मिलेगा ना एसेट्स की फॉर्म में, सारा पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो इस तरह मनी सप्लाई पब्लिक के पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब टू टाइप्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ओके। एक आउटराइट है इंस्टेंट और एक है रेपो। रेपो होता है आपका कि इनडायरेक्टली आरबीआई ऐसा करने को बोलती है, और आउटराइट का मतलब है गवर्नमेंट डायरेक्टली ये चीज आरबीआई के थ्रू करती है, ओके। ये होते हैं क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आपके तीन हैं बेसिकली। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को आप कोलैटरल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कोलैटरल। कोलैटरल समझ में आता है? कोलैटरल मतलब जमानत के तौर पर, मतलब आपको अगर लोन लेनी है तो उसके लिए कुछ पैसा या फिर कुछ एसेट्स, चाहे वो लैंड हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे घर हो, होम हो, वो आपको डिपॉजिट करा, उसके कागजात जो है डिपॉजिट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर रखने होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कोलैटरल या मार्जिन को। इसको सिक्योरिटी भी आप कह सकते हो, एडवांस सिक्योरिटी भी कह सकते हो, ओके। अब बताइए अगर आरबीआई इस मार्जिन को बढ़ा देती है, मनी सप्लाई कम है मार्केट में, इसको बढ़ाना है, तो बताइए एमआर मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर कोलैटरल को ज्यादा करेगी कि कम करेगी, ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो? कम करेगी। क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करेगी, कोलैटरल कम रखेगी। यानी 1 लाख का अगर आपको लोन चाहिए तो 1 ही लाख आप कोलैटरल देके जाओ, तो लोग आसानी से प्रोवाइड करा देंगे। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोन टू पब्लिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब लोन टू पब्लिक ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका ऑपोजिट होगा जब सिचुएशन क्या हो आपकी, मनी सप्लाई का। याद रखिए ये सिचुएशनल क्वेश्चन आ सकता है। बताइए रेपो रेट को आप बढ़ाओगे कि क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारी चीजें, ओके। नेक्स्ट है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है डिवीजन कर देना, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। गवर्नमेंट कह देती है कि आरबीआई कहती है कि आप जो है सिर्फ जो के पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको ही लोन प्रोवाइड करो। तो बहुत कम लोगों के पास है, तो कम पॉपुलेशन के पास पैसा पहुंचेगा, ठीक है। अगर आरबीआई कहती है मनी सप्लाई को बढ़ाना है आरबीआई को, तो क्या कहेगी आरबीआई, जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको आप लोन दीजिए, कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्ट करती है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी ज़्यादा पैसा लोन के तौर पे जाएगा और मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अगर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है ऐसे कोटास, ऐसे क्लासेस बना देना कि किस क्लास को लोन देना है, किस क्लास को लोन नहीं देना है। अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो छोटी पॉपुलेशन को, यानी जिसमें कम लोग आते हैं, ऐसी क्लास को लोन प्रोवाइड करना है। और अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो जिसमें लार्ज पॉपुलेशन इंक्लूड हो, ऐसी पॉपुलेशन को हमको क्या करना है, लोन देना है। नेक्स्ट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब है परसुएशन आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर डालना, ऑर्डर देना। जैसे कि हमने पढ़ा बैंक, एपेक्स बैंक है सारी कमर्शियल बैंक्स का, आरबीआई उन पे रूल करता है, उनको गवर्न करता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब उनको गवर्न करता है, रूल करता है, तो उसकी अपनी मर्जी चलती है। जब उसकी अपनी मर्जी चलती है तो वो अपने प्रेशर डाल सकती है ना, ऑर्डर दे सकती है, रूल बना सकती है, ए तुम उन क्लास को लोन दो या फिर तुम उन लोगों को लोन दो। तो उसी को हम कहते हैं मोरल सुएशन। इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, यानी जैसे वो कहती है ऐसा करना। द बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, यानी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हो, तो क्या कहती है, लोन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। लोन को रिस्ट्रिक्ट करेगी, लोन को रिस्ट्रिक्ट करेगी तो क्या होगा, लोन को रिस्ट्रिक्ट करेगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी तरह लिबरल कर देना कि दो, खूब लोन दो जितना देना है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप जो है, प्राइसेस कब डाउन होते हैं, जब डिमांड कम हो जाती है, तभी तो डाउन होता है। तो उस देश में आप पैसा प्रोवाइड करो ताकि लोग ज़्यादा डिमांड करें। जब ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो मार्केट में प्राइसेस फिर से हाई हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर या फिर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, फिर क्रेडिट को कंट्रोल करती है इन एन इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि मनी सप्लाई तो कंट्रोल हो गई, अच्छी बात है, आरबीआई ने कर दिया, लेकिन कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रिएट करती हैं पैसा इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कैसे क्रिएट करती हैं पैसा।
तो सबसे पहले आप ये चीज याद रखिए, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में CRR, मैंने कहा CRR को याद रखिए। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स सेंड टू RBI, टोटल डिपॉजिट्स का वो पोर्शन जो RBI को सेंड किया जाता है उसको हम CRR कहते हैं। 1 अपॉन में CRR करेंगे तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर निकल कर आ जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर K क्रेडिट मल्टीप्लायर है, CRR यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो है। ठीक है, CRR को कौन फिक्स करता है? RBI फिक्स करती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल से समझिए इस चीज़ को कि इसको कैसे कमर्शियल बैंक जो हैं वो कैसे इसको क्रिएट करते हैं, फिर कमर्शियल बैंक्स कैसे इस चीज़ को बात करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों का अजम्पशन ले लेते हैं हम। यहाँ पर अजम्पशंस ले लीजिए, कुछ चीज़ों का आप अजम्पशंस ले लीजिए पहले कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए, पहला अजम्पशन है हम यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं अजम्पशन के तौर पर कि RBI डिपॉजिट्स ले लेते हैं, मान लो 1000 रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट जिसको, या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट जो एक सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन हुआ है उसमें डिपॉजिट्स आए 1000 रुपये। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? CRR, CRR को हम मान लेते हैं, CRR जो है जो बैंक की तरफ से है वो 10% किया हुआ है। तीसरा मान लेते हैं, तीसरा ये कि जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सारा लोन दे रही है कमर्शियल बैंक, रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज लोन। ठीक है, और जब लोन के तौर पे देगी तो आपको पता होगा कि कैश में कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं देती हैं, आपको एक अकाउंट ओपन कराना होता है। तो जिस अकाउंट में आप लोन दोगे उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अकाउंट। क्या कह देंगे उसको हम? सेकेंडरी अकाउंट कह देंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी अकाउंट्स कहेंगे, जिनमें लोन का अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, तो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, CRR को 10%, रिमेनिंग अमाउंट जो भी लोन के तौर पर देना है वो सब का सब देना है। रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज लोन, सारा पैसा लोन के तौर पर दे देगी। और किस में देगी? सेकेंडरी अकाउंट में देगी। थर्ड यहाँ पर हम अजम्पशन ले लेते हैं, थर्ड अजम्पशन ये कि नो अमाउंट इज विड्रॉन, हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं हुआ है, नो अमाउंट इज विड्रॉन। ऑन एन अप्रोक्स एक स्टडी भी कहती है कि ओनली 10% ऑफ अमाउंट जो है पर डे के हिसाब से डिपॉजिट्स का 10% अमाउंट जो है वही विड्रॉ किया जाता है। अब देखते हैं इसी चीज़ को कि कैसे कैसे इसको हम एक उसमें लेकर आ जाते हैं। ओके, सी हियर, 1000 रुपये आए प्राइमरी अकाउंट में, अकाउंट नंबर 1 प्राइमरी अकाउंट, डिपॉजिट कितना हुआ? 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ। कितना डिपॉजिट हुआ? 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ। और जब 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ तो इसका CRR दिया जाएगा। CRR कितना? 10%। कितना माना था हमने CRR? 10%। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना बचा? 900। अरे कितना बचा रिमेनिंग? 900। मैंने क्या कहा था? सारा का सारा पैसा जो है वो क्या करेगी? क्या करेगी वो? सेंट कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा पैसा लोन के तौर पर दे देगी। तो सारा रिमेनिंग पैसा लोन के तौर पर दे दिया जाएगा। ठीक है, गिवन है, गिवन लोन टू बी, एक बी को लोन दे दिया। मैंने कहा कि किस अकाउंट में देगी? सेकेंडरी अकाउंट ओपन होगा। क्या होगा? सेकेंडरी अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, कितने का? 900 रुपए का। कितने का अकाउंट ओपन हो गया? 900 रुपए का सेकेंडरी अकाउंट ओपन हो गया। अब आप बताइए कमर्शियल बैंक के पास कितने अकाउंट्स हैं? एक नहीं, 2 अकाउंट्स है। कौन कौन सा? एक प्राइमरी अकाउंट और दूसरा बी का अकाउंट जिसको हम सेकेंडरी अकाउंट कहेंगे लोन के तौर पर। एक अकाउंट में कितना पैसा है? कितना पैसा है? 1000। दूसरे अकाउंट में कितना पैसा है? 900। भाई बैंक के पास कितना वो छोड़ो, अकाउंट में पैसा डाला है ना, तो अभी विड्रॉ नहीं किया। मैंने कहा कोई विड्रॉल नहीं हुआ है, अभी तो अकाउंट में पैसा डाला है। तो बैंक के पास कितना पैसा है टोटल अकाउंट्स में? टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए?
टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए? टोटल डिपॉजिट्स 1000 प्लस प्राइमरी का 900, टोटल कितना हो गया? ये 1900। कितने का डिपॉजिट हो गया? 1900 का डिपॉजिट हो गया। आरबीआई चेकआउट करेगी, आरबीआई देखिए, अरे अब तो दो अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट में 1000 रुपए तो एक अकाउंट में 900 रुपए। अब यहां पर सीआरआर ना लेकर वो कहां पर सीआरआर लेगी? 1900 पर मांगेगी, तो यहां पर सीआरआर दो, तो सीआरआर देंगे यहां पर, जो कि कितना है? 10%। तो कितना हो जाएगा? 190। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 1900 में से 190 माइनस नहीं करेंगे कभी आप 1900 में से 190। एक्चुअल में कमर्शियल बैंक के पास पैसा है कितना? कमर्शियल बैंक के पास एक्चुअली में पैसा कितना है? ओनली 1000 रुपीज। वो तो अकाउंट में ट्रांसफर किया है ना, विड्रॉ तो हो नहीं रहा है, सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब कमर्शियल में एक्चुअली में कितना पैसा है कमर्शियल बैंक के पास? वो है 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज में से कितना सीआरआर चला गया? 190 चला गया, तो कितना बचा? 810 बचा। क्या है? 810। अब क्या था हमारा इससे पहले वाला अजम्पशन पढ़िए, रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज लोन, तो फिर से लोन दे देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हमारा? उतना बचा है, तो फिर से क्या करेगी आरबीआई? कमर्शियल बैंक लोन दे देगी, फिर से लोन दो। लोन किसको देगी? लोन टू सी को लोन दे दिया। कौन सा अकाउंट ओपन होगा? थर्ड अकाउंट ओपन होगा, ये भी एक सेकेंडरी अकाउंट होगा। क्या होगा? सेकेंडरी अकाउंट होगा, जिसमें कितना पैसा रहेगा? इसमें रहेगा आपका कितना? 810 पैसा। अब टोटल डिपॉजिट्स कितने रहे हुए आपके? अब टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए? टोटल डिपॉजिट्स अब आपके पास कितने हुए बताइए जरा? कितने अकाउंट है कमर्शियल बैंक के पास? 3। एक में 1000 रुपए, एक में 900 रुपए और एक में 810 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका 2710 रुपए हैं टोटल डिपॉजिट्स। अब यहां पर कमर्शियल बैंक जो हैं, आरबीआई जो है, अब इस पर सीआरआर चार्ज करेगी 10%। तो ये प्रोसेस जो है चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? तब तक चलता जाएगा जब तक ये रिमेनिंग अमाउंट जो बार बार हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो रिमेनिंग अमाउंट हम बार बार ले रहे हैं, जब तक ये क्या ना हो जाए, हमारा जीरो ना हो जाए। देखें ना, अब डिक्रीज हो रहा है। 900 810, अगर यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करो तो कितना बचेगा? 2710 में से 271 गया तो 729 बचा। डिक्रीज होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। और जैसे ही एक टाइम पर ये जीरो हो जाएगा, जब एक टाइम पर ये जीरो हो जाएगा तो बताइए कितना परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है? कितना किया जा सकता, कहाँ तक जाएगा? तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? 1 में CRR। तो K = 1 CRR। CRR कितना लिया था हमने? अज्यूम कितना किया था? 10%। तो 10% जब CRR अज्यूम किया था तो कैलकुलेट करेंगे 1 में 10%। परसेंटेज मीन्स 100, तो 1 में 10 में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बचेगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 में 1, यानी 10 टाइम्स। कितना? कितने गुना? 10 टाइम्स। इसका मतलब है जो प्राइमरी डिपॉजिट था आपका, प्राइमरी डिपॉजिट था आपका, कितना था? 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज का कितना गुना एक कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में क्रिएट करता है? कितने गुना करता है? 1000 × 10 अगर आप करोगे तो के आपका निकल कर आएगा कितना? कितना? यह आएगा आपका 10,000। यानी जब 1000 अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उस 1000 से मनी सप्लाई जो है मार्केट में एक कमर्शियल बैंक कितना टाइम्स उसको बढ़ा सकती है? 10 टाइम्स। यानी जब CRR हमने 10 लिया, ओके, इट वेरीज, अगर 20 लोगे तो अलग चेंज होगा, ओके, तो 10,000 टाइम्स हो जाए। इसका मतलब है जितना CRR कम रहेगा उतना मल्टीपल टाइम्स जो है मनी सप्लाई एक कमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकती है। अगर CRR को बढ़ा दिया गया तो आप इसमें ले सकते हैं, एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, वो क्या है? अगर CRR आपका इंक्रीज हुआ तो आपका मनी मल्टीप्लायर या फिर आप के जिसको कह रहे हैं वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्या आपका डिक्रीज हो जाएगा। ओके,
के आपका डिक्रीज हो जाएगा। और अगर CRR को आपने कम रखा एक इकोनॉमी में तो मनी मल्टीप्लायर हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में हमारी मनी सप्लाई जो है वो कम होगी, इस केस में हमारी मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि, और हमने देखा भी था CRR के केस में अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो CRR को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमने देखा था कि नहीं देखा था, हमने देखा था ये चीज़, ठीक है। हमने CRR में अभी पढ़ा आपका, CRR में अगर बात की जाए तो CRR में हमने देखा कि जब जब आपका ये किया जाता है CRR क्वालिटेटिव, ओके हियर इट इज क्वालिटेटिव रिवर्स रेपो रेट कैश रिजर्व इसमें देखेंगे। अगर मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है और उसको कम करना है तो CRR को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसी से यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से ये निकल कर आ जाता है, ओके। तो इस बात को याद रखिएगा, मनी मल्टीप्लायर के केस में अगर CRR बढ़ा है तो K कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी। अगर CRR हमारा कम है तो K बढ़ेगा और मनी सप्लाई भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई होप अब आपको समझ में आ गया एक कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करती है मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में और RBI उसको कैसे कंट्रोल करती है। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है या फिर बैंक जो है सिलेबस अकॉर्डिंग टू द CUET सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।